न्यूरो सर्जरी ने आपको चूज किया या आपने न्यूरो सर्जरी को? कबीर सिंह इज डूइंग सर्जरी आफ्टर बीइंग ड्रंक। पी करके सर्जरी करना आई नो कुछ लोग करते हैं। आजकल के मेडिको के मोस्टली बच्चे कहते हैं इंटर्नशिप में कि ये लोग यानी कि पीजी और बाकी लोग हमें स्लेव ट्रीट करते हैं। माई डैड वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। दुनिया ये सोचती है कि दलजीत सर जब तक वहाँ पे थे तब तक थे, उनको ऐसा लगा कि मैं करोड़ों कमाऊं, इसलिए उन्होंने जीबी पंत को छोड़ करके मैक्स ज्वाइन कर लिया। हिंदुस्तान में हम जितना मर्जी क्लेम कर लें, हम अभी भी ज़्यादातर लोग जब हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना होता है तो रिस्ट्रिक्टेड हैं। आज जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर बन गए, आई रेड समवेयर कि अपने इनकम का 30% खर्चा वो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे लगाते हैं ताकि वो पेशेंट को अट्रैक्ट कर सके। ये क्या है? मैक्स में हम लोग लगभग 180 कंट्रीज़ के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अब न्यूरो सर्जरी में जब इंसान जाता है तो उसको 1 साल के लिए जनरल सर्जरी में पोस्ट किया जाता है इन 5 ईयर या 6 ईयर कोर्स में, ताकि वो बेसिक प्रिंसिपल वहाँ सीख ले, बाकी का टाइम वो न्यूरो सर्जरी में आए एंड दे आर बेटर न्यूरो सर्जन। मेडिकोस में कौन सा लाइन बेस्ड है? लाइक जनरल मेडिसिन है, पेडियाट्रिक है, आजकल तो इतने सारे लाइन हो गए जो पहले होते भी नहीं थे। टेल देम लाइक आफ्टर एमबीबीएस व्हाट दे शुड चूज फॉर एंड हाउ रिवॉर्डिंग इज इट? फ्यूचर ऑफ न्यूरो सर्जरी होगी वो एंडोवेस्कुलर होगी, एपिलेप्सी सर्जरी होगी, पार्किंसनिज्म्स होंगे, ये एक नया एंगल आएगा, जीन थेरेपीज़ हैं, तो इस बहुत कुछ चीज़ें जो आने वाले वो दिन। पहले ऑटिज्म का केस इतने नहीं होते थे, आज इतना ज़्यादा कैसे होने लगे? कारण क्या रहा होगा? अच्छा सर्जन वो है जिसकी उंगलियां अच्छी चलती हैं। एक ज़माना था जब सर्जरी 24-24 घंटे चलती थी ब्रेन की एक किसी ऑपरेशन में, और अब वो ऑपरेशन हम 2 से ढाई घंटे में कर लेते हैं। लाइक दैट, चूंकि बिल ज़्यादा आता है तो कई बार ऐसा भी दिया कि पेशेंट गया है लेकिन फिर भी वो बिल बनाते रहते हैं। शुक्र है कि भगवान दिखता नहीं है, लोग भगवान को पीट आते हैं। बिल्कुल पीट आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने डिक्लेयर कर दिया डेट और फिर वो जिंदा हो गया हो? मेडिकल में भी फिल्मों की दुनिया की तरह अवार्ड खरीदे बेचे जाते हैं? यस। Hi ladies and gentlemen, I'm really today excited to welcome Dr. Professor Daljit Singh ji. He was the head of the Department of Neurosurgery of GB Pant, and today he is a Vice Chairman and the head of the Neurosurgery of the Max Hospital. Thank you so much Bhaiya to welcome on my show. Thank you so much for inviting. First question. Yes. Neurosurgery ने आपको चूज किया या आपने न्यूरोसर्जरी को? मुश्किल सवाल, सीधा आंसर। न्यूरो सर्जरी ने मुझे चूज किया। Tell me the entire incident that how exactly you came in the line of neurosurgery right from your MBBS. MBBS के बाद आपको भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई होगी कि मैं जनरल मेडिसिन लूँ, मैं पीडियाट्रिक लूँ, मैं एनेस्थीसिया लूँ। बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग, कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि व्हाट स्ट्रीम नीड टू बी चूजन एंड समथिंग लाइक। आपके अनुसार भी कुछ हुआ होगा कि मुझे अपग्रेड चाहिए या समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, तो मुझे लगा मैं मेडिसिन और सर्जरी दोनों कर सकता हूँ। मेरे को फर्स्ट लिस्ट में सर्जरी मिली और उस समय मैंने एमडी मेडिसिन एज ए फर्स्ट ऑप्शन रखे थे, तो मैं चेंज करना चाहता था सर्जरी से मेडिसिन में। राइट। सो उन दिनों साइंस फैकल्टी में हम लोग जाके अपना एडमिशन करवाते थे। जिस दिन लास्ट डे चेंज करने का था तो मैं और मेरा एक दोस्त जो कि सर्जरी कर रहा था वो भी मेडिसिन में शिफ्ट करना चाहता था। तो हम लोग साइंस फैकल्टी, सेम कॉलेज, तो वो हम लोग साइंस फैकल्टी में गए अपना सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। तो वो 4 बजे लास्ट टाइम था चेंज करने का। मैं 2 बजे पहुंच गया, वो आया नहीं, मैं उसकी वेट करता रहा 2 घंटे तक। जब वो नहीं आया तो मैं 7th फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अब वो आया नहीं। फिर मैंने अपने आप को सोचा मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करने आया था फ्रॉम सर्जरी टू मेडिसिन, तो मैंने चेंज नहीं करा है। समथिंग हैज़ स्टॉप्ड मी चेंजिंग। यूनिवर्स, नेचर, सम डेस्टिनी, समथिंग। तो मैं उतर के नीचे आया, मैंने डिसाइड कर अब मैं नहीं चेंज करूँगा। मैंने अपनी बाइक उठाई, मैं घर आ गया। शाम को उससे मैंने बात करी कि तुमने चेंज नहीं करा, तुमने धोखा दे दिया। तो वो बोला भाई धोखा तो तूने दिया, मैं तो चेंज कराया, तू आया नहीं। सो मैंने उससे पूछा तुम कब आए थे?
तो इसे लगभग 4 बजने में 5 मिनट पहले मैं आया था। हाँ। और ये वो टाइम था कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा था, वो लिफ्ट लेके ऊपर चढ़ गया था। अरे वाह। तो उसने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, मैंने चेंज नहीं करा। तो ये डेस्टिनी ने मुझे सर्जरी में डाला कि ना, टाइम था जो मैं चेंज करना चाहता था। तो जब ऐसे में मेरे, अभी भी मैं लोगों से बात करता हूँ कि जब नेचर आपके लिए खुद कर रही है कुछ, तो उसको करने दो। करने दो। आप उसको जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो नहीं होने देगी आपको। मैं जाके चेंज करने गया, नहीं करा, उतर के नीचे आ गया, एंड लाइफ चेंज, देन आई बिकेम ए सर्जन। आपने कितने लोगों का जिंदगी बदला, होप किया, जीवन दिया। ये नेचर का दान है, इजंट इट? कितनी खुशी होती है जब आप एक सक्सेसफुल सर्जरी करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। तो काफ़ी दिनों में ना ये एक गंभीर विषय बन गया कि क्या हम करते हैं या हम एक जरिया बन जाते हैं। जरिया बन जाते हैं। हाँ। ठीक है ना। मेरा ये मानना है हम सिर्फ एक जरिया हैं, करवा कोई और रहा है, परफॉर्मेंस हम करते हैं, एक्ट हमारा है, रिजल्ट हर पेशेंट में वो नहीं आ रहा ना। वही सर्जन, दूसरा पेशेंट, वही सर्जन, वही टेक्निक, उसी सैंक्टिटी से ऑपरेशन करते हैं, तो हर मरीज़ में रिज़ल्ट एक सा नहीं आता। तो उसमें कहीं मरीज़ इन्वॉल्व है, कहीं नेचर इन्वॉल्व है, कहीं उसकी किस्मत इन्वॉल्व है। डेस्टिनी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे आके जो अब तक का अनुभव लाइफ का रहा है कि आप कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो, उसके बाद जो होना है उसकी डेस्टिनी निकाल रही। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कबीर सिंह मूवी दिखाता है कुछ और, कि कबीर सिंह जैसे डॉक्टर, शायद वो मूवी आपने देखी हो, उस मूवी में क्या है कि कबीर सिंह इज डूइंग सर्जरी आफ्टर बीइंग ड्रंक। तो ये क्या है कि पी करके सर्जरी होता है, क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस मूवी? कैसे, क्यों ऐसा दिखा रहा है? एक्चुअली बड़ा मुश्किल है बताना। पी करके सर्जरी करना, आई नो कुछ लोग करते हैं। अरे वाह। अच्छा, अब पीने का मतलब सिर्फ दारू नहीं ना, स्मोक करके भी लोग पीते हैं। अच्छा, ठीक है। चाय पी के भी करते चाय पी के करते हैं। सो देयर इज समथिंग व्हिच गिव्स यू स्टिमुलस। ओके, फिजिकल मेंटल स्टिमुलस आफ्टर टेकिंग दैट। अगर आप उसको कंज्यूम करके आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करती है तो लोग ले रहे होते हैं। मैं चाय पी के जाता था सर्जरी करने के लिए, अभी भी चाय पीता हूँ। अच्छा। देयर आर पीपल जो स्मोक करके जाते हैं, हालांकि स्मोकिंग धीरे धीरे हट गई है। हाँ। तो ये एक आप कह लीजिए कि आदत है जो कि लोग एज ए सर्जन यूज करते हैं, और सर्जन्स में ज्यादा देखा गया है आदत। हाँ, सर्जन में ही ज्यादा। सर्जन में ज्यादा। हाँ। शायद सर्जिकल फील्ड ज्यादा स्ट्रेसफुल है। हाँ। उनको ज़्यादा मेटिकुलस काम करना होता है, सब कॉन्शियस स्ट्रेस माइंड में होती है, उसको सरकमवेंट करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया ढूंढते हैं। आप इंटरेस्टेड ये होंगे कि कुछ सर्जन बड़ी क्वाइटली ऑपरेशन करते हैं। हाँ। कुछ सारी सर्जरी में चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, नर्सेस पे चिल्लाएंगे, इंस्ट्रूमेंट फेंकेंगे, गालियां देंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। वो उनकी एनर्जी है। ठीक है, तो वो एक तरीका है, जरिया है, जिसकी वजह से इंसान अपने आप को एक्टिव रख रहा है। अगर जो बहुत बोलने वाला सर्जन है वो चुप करा के या करने लगे, उससे नहीं होगा ऑपरेशन। फोकस नहीं होगा उसका, उसकी कंसंट्रेशन, उसको एनर्जी वहां से मिलती है। तो ये पैराडॉक्स है। This is different. This is new story I'm listening about. मुझे तो लग रहा था कबीर सिंह यूं ही बना हुआ है, एक स्टोरी से आई होगी या समथिंग लाइक दैट। नहीं, मैं जानता हूँ कुछ सर्जन को जो पी के सर्जरी करते थे। लोग शायरी भी तो करते हैं ना पी के। अच्छा, ये तो नया सुन रहा हूँ। अच्छा, तो आप उनको देखो ना, उनकी परफॉर्मेंस जो है, थोड़ी सी ड्रिंक लेके अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी तो ये है। बड़े सारे एक्टर स्टेज में जाने से पहले पीते हैं। हाँ, मैंने देखा नो, थोड़ा स्टेज शो करता हूँ। हाँ, तो वो है, जस्ट ट्राइंग टू से इट इज नॉट कि हम एडवाइजिंग इट, जस्ट सेइंग जो हमने देखा होता है इस दुनिया में, वो ऐसे हो रहा है। अब उसको मैं सही और गलत की परिभाषा में नहीं जकड़ सकता। नहीं भैया, वो तो कर ही नहीं सकते हम लोग, वो तो उनका लाइफ स्टाइल है, उनका कहाँ से किक मिलता है उनको। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था वेस्टिन में, मेरे प्रोग्राम के बाद राजीव श्रीवास्तव का प्रोग्राम था, और वो ही वॉज लाइक टेकिंग इट लाइक, आप ऊपर से देख रहे होंगे तो मुझे बुरा मत मानना सर। तो फिर आने के बाद जो राठौड़ इधर आओ, आगे बैठ जाओ, समथिंग, देन मैं सेइंग कि क्या ज़रूरत है। तो जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मैं शिव की आराधना करता हूँ, तो मैं, कई लोग बोलते हैं आपको बिना पिए ही शिव की चीज़ें चढ़ जाती है, तो आप कर लेते हो। तो ये एक स्टिमुलेंट है, एक पावर है, एक एनर्जी है, राइट। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द मीडिया एंड meet so many people, almost every day मैं 150 लोगों से मिलता हूँ।
आप इतना हम्बल कैसे हैं? मैं हम्बल कैसे हूँ? नेचर है, अगेन नथिंग इन माय हैंड। आपकी पर्सनालिटी आपका नेचर बनाती है। मेरे ख्याल से आप कैसे ग्रो करे हैं लाइफ में, किस सर्कमस्टांसेस में जिए हैं, आपके फ्रेंड सर्कल क्या थे, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या कल्चर में ग्रो करा, तो आपकी पर्सनालिटी वहाँ से डेवलप करती है। लेकिन इतने होने के बाद भी मैंने देखा है कि कई बार एक सक्सेसफुल डॉक्टर को बीइंग गॉड वाले फीलिंग आ जाता है। ये कभी आपको नहीं आया? नहीं, कैसे कंट्रोल किया आपने? शायद या शुरू हुआ से ही नहीं? पढ़ने वाला था ना कि भाई करने वाला कोई और है। अगर आपको शुरू से पता है और आपके जहन में वो चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से ये मेगालोमेनिया हम में नहीं आया। और जिन लोगों को मैं जानता हूँ, ज़्यादातर जो अच्छे सर्जन हैं, उनमें मेगालोमेनिया नहीं है। Megalomania दे डाउन टू अर्थ पीपल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये आपके संस्कार से आया, कल्चर से आया। नाउ सम ऑफ द वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई विल आल्सो बी आस्किंग। टेल मी समथिंग अबाउट योर डैड, मॉम, द काइंड ऑफ द फैमिली यू वर इन born in and where? My dad was from Pakistan. Okay, वो partition में like many of those people of those age group, he shifted from Pakistan to India. My mother was from Meerut. My Nana ji was from armed forces, so she was posted there. Father was given a job in Allahabad as an accountant because उन्होंने as a accountant join करा था लाहौर में at the age of 14 only. तो जब पार्टीशन हुआ तो जिन लोगों के पास जॉब थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको जॉब वापस दी थी। इनके पास अकाउंट्स का काम था, तो इनको इलाहाबाद भेज दिया गया। Okay. They got married, my parents got married in Allahabad, and I was born in Allahabad. That is how my genesis started. हाँ जी। Then I joined a school in civil lines called Methodist School. Okay. At the age of 6 to 7 years, my dad got transferred to Delhi. Okay. So me, मेरा brother, मेरी sister, parents, हम सब दिल्ली निवासी हो गए उन दिनों से। तो समवेयर 1967 में फ्रॉम इलाहाबाद से हम लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली में हमने जमुना पार में अपनी लाइफ शुरू करी। यमुना पार में कहाँ? गीता कॉलोनी। ओह, दैट्स गुड। इनफैक्ट जब भी मैं लक्ष्मी नगर अपने क्लासेस में जाता हूँ, सेशन में जाता हूँ, तब यमुना पार में देखता हूँ। आपने उस यमुना पार को देखा होगा पहले, जब वो ब्रिज होती थी ड्रम की, जो यहाँ से कनेक्ट होता था, और गन्ने के खेत वाले होते थे, वो गन्ने पे वो निकाल निकाल के बेचा करते थे। मैंने तो वो फेज देखा जी, जब यमुना यहाँ ग्रीन होती थी। तो हम लोग स्कूल के बच्चों की तरह ग्रुप बनाते थे, घर वहाँ पास में थे, तो वहाँ यमुना किनारे जाना, बाकायदा मछलियाँ हम लोगों ने ग्रीन यमुना में देखी, प्लांट्स वगैरह उगे हुए देखते थे। और वो हम लोगों का एक नज़ारा अभी भी दिमाग में, हम कैसे मछलियों को तैरते हुए उस ग्रीन यमुना में देखते थे। और खैर वो समय गुज़र गया, तो वहाँ लाइफ चली। गीता कॉलोनी में आने का पर्पस प्राइमरी ये था कि मेरे पेरेंट्स और उनके सारे ब्रदर, कज़न्स, सब वहीं उनको घर मिले थे। तो एक पूरी की पूरी गली जो थी वो हमारी फैमिली को बिलोंग करते थे। तो हमारे 10 से 15 घर जो थे कंटिन्यूटी में थे, एक के बाद एक। तो माय फादर ने जब वहाँ से उन्होंने अपना ट्रांसफ़र लिया तो वो वहीं घर लेना चाहते थे। तो पहले उन्होंने किराए पे लिया, फिर ग्रेजुअली वहाँ ख़रीदा। अभी भी हम लोगों के सबके घर वहाँ हमारी फैमिली के वहाँ पे हैं। अभी भी है वहाँ पे? बिल्कुल घर है हमारा। उसको आपने बेचा नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं बेचा। मेरा ब्रदर रहता है। लास्ट ईयर तक डैड वाज आल्सो अलाइव, तो वहीं रह रहे थे। और वो घर हमने पिछले साल ही छोड़ा। ओह अच्छा। और अभी कहाँ हैं आप? अभी पहले बीच में शिफ्ट किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, वाइफ को लोकेट हुआ था बंगला सरकारी। अभी उनके सुपर एनुएशन के बाद अभी मैंने जंगपुरा एक्सटेंशन में घर लिया। वाओ। बट एक बात बताइए भैया, बड़ी चीज़ पूछता हूँ। आपने पार्टीशन की पेन को अपने डैड के मुंह से सुना होगा। कैन यू से व्हाट वाज दैट पेन एंड समथिंग एंड लाइक दिस? या बहुत बार डिस्कस होता था। हाँ। खाली डैड नहीं, चाचा ताया बैठ के कभी कभी डिस्कस करते होते थे। वो पेन हमें याद है 1984 रॉयट्स जब हुए थे, तो मेरे ताया जी कहते थे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में दोबारा वापस आ गए। तो वो पेन जो था हम लोगों ने उनके चेहरों से, उनकी बातों से, माय डैड ही सेड ही सर्वाइव्ड बिकॉज वन पठान सेव्ड हिम इन पाकिस्तान। ओके, इस तरह से हुआ। घर के फैमिलीज़ ने अपनी लाइफ भी लूज़ करे, बट वो एक बाईगॉन एरा है।
बुरा टाइम था, निकला, बट देन खुदा ना करे कि इस टाइप का वक्त हिंदुस्तान को कभी और दोबारा देखना पड़े। कमिंग टू द पॉइंट भैया, वन थिंग, आपने इलाहाबाद में जिस स्कूल से पढ़ा, उसके बाद दिल्ली में आपने पढ़ाई करी, रही। दिल्ली के कौन से स्कूल? वाज अ पब्लिक स्कूल, द गवर्नमेंट स्कूल? नहीं, इट वाज ए गवर्नमेंट स्कूल। गीता कॉलोनी में 13 ब्लॉक स्कूल था, 13 ब्लॉक में। तो मैंने, मेरे ब्रदर ने, हम सब ने वहाँ पे स्कूलिंग ज्वाइन करी। वो स्कूल अभी भी है, और रेदर उन दिनों दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल जमुना पार में तो नहीं थे, आज भी बहुत अच्छा, आज भी नहीं। तो हम लोगों के लिए ट्रैवल करना फ्रॉम जमुना पार टूवर्ड दिल्ली के साइड वाज डिफ़िकल्ट, आसान नहीं था। अच्छे स्कूल थे, लेकिन हम लोगों का शायद फाइनेंशियल स्टेटस लेवल्स इतना नहीं था कि उनकी फ़ीस दे सके। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करा वहाँ पे 13 ब्लॉक में, एंड वहाँ मैंने 8th तक पढ़ाई करी। फिर मैंने साइंस लेनी थी, जो कि उस स्कूल में नहीं थे। तो गांधीनगर में स्कूल था, ग्राम शिक्षा स्कूल। तो मैंने फिर वहाँ पे बायोलॉजी ज्वाइन करी, और वहाँ मुझे बहुत अच्छे लोग, दोस्त, फ्रेंड मिले। हमारी क्लास से जो 11th तक का हमारा हायर सेकेंडरी वाला बैच था, लास्ट बैच, तो उसमें से 8 डॉक्टर बने, 7 इंजीनियर बने, एक तो बहुत टॉप लेवल का बैंकर बना। तो अभी भी हैं वो सब लोग। शायद नेचर ने अगेन हम लोगों को ऐसे ग्रुप में जोड़ा कि हम लोग उसमें राइज कर पाए। आप लोगों ने एनवायरनमेंट क्रिएट किया साथ में, इन ए वे, एक दूसरे से मिलके एनवायरनमेंट बना, पढ़ाई का माहौल बना, सक्सेस लाइफ में क्या होगी उसको समझा, तो वो फिर ऐसे लाइफ वहाँ से बनी। सर एक क्वेश्चन, आपको कब पता लगा कि मेरे में डॉक्टर छुपा हुआ है? ये पीयर प्रेशर था, पेरेंट्स प्रेशर था, या यूनिवर्स का कॉल था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, कोई प्रेशर, बिल्कुल कभी प्रेशर नहीं था। आप बताइए। बल्कि उन दिनों तो ये होता था, हमारा बच्चे क्या कह रहे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था। Exactly, जो करना है कर लो, मैं भी उसी ठीक तरह है। का तो वही था। बट देन एक ख्याल अपने आप ही आया कि डॉक्टर बनना है, अपने आप आया? अपने आप ख्याल, यूनिवर्स ने दिया। हाँ जी। तो नेचर आया, ख्याल। डॉक्टर, मैं बायोलॉजी में अच्छा था, डायसेक्शंस अच्छे करते थे हम लोग। तो लोग कहते थे तू सर्जन बनेगा, तो शायद वो चढ़ा दिया उन्होंने स्कूटी। सही बात है, जबरदस्त है। तो वो हो गया। बट देन एक फीलिंग अपने आप में आई कि नहीं, डॉक्टरी करनी है। और जब आप सरप्राइज हो गए कि उन दिनों 11th में 11th के मार्क्स के बेसिस पे इंजीनियरिंग का एडमिशन होता था, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं था। अच्छा, जेईई वगैरह कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। तो मैंने 11th के बेसिस पे अपना इंजीनियरिंग में भरा, और उन दिनों जो टॉप मोस्ट ब्रांचेस थे वो थे इलेक्ट्रिकल एंड सिविल एंड मैकेनिकल। सबसे जो निखद्द ब्रांच थी वो थी कंप्यूटर। मेरे मार्क्स में मुझे कंप्यूटर मिला था। अच्छा, ठीक है। और मैंने कंप्यूटर क्या करना है, तो ऐसे टाइपराइटर है जब, तो हमने करना ही नहीं। खैर डॉक्टर बनना था, बट वो कंप्यूटर मुझे उस समय ऑफर हुआ था। बट देन नहीं, डेस्टिनी ने डॉक्टर बनाना था, तो फिर वो मेडिसिन की तरफ नैया चल पड़ी। वाओ, थैंक यू गॉड फॉर ब्रिंगिंग हिम इनटू द मेडिकल लाइन। भाई एक बात बताइए, यहाँ पे AIPMT का एग्जाम तभी भी होता था? यस। तो वो आपने अपीयर किया? यस। तो चूंकि आप इंटेलिजेंट थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया या? मेरी लाइफ में जितनी सक्सेस है, ऑलमोस्ट उतने फेलियर्स हैं। ओह, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग फेलियर से डरने लगते हैं, और बहुत सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे जब पहली बार क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनको लगता है लाइफ ख़त्म हो गई। See, life is much more precious than anything in the world and the universe. Such a great, successful, honored, decorated surgeon, that too neurosurgeon, is saying that his destiny is shaped through the frustration and failure. Just listen to him, what he felt when he didn't qualify at the very first time in AIPMT. Yes, sir. खैर उस समय तो बहुत बुरा लगा था। आज मैं उस पोजीशन में हूँ तो कह सकता हूँ कि failure gives you a taste of greater success than success alone. Wow. आप enjoy तभी करते हो जब आप failure के थ्रू आते हो। Right. मुझे MBBS लेट मिली, मुझे PG लेट मिली, मुझे MCH लेट मिली। तो मैं 3 स्टेप्स में मुझे हर एक साल डिले हुआ। और वो हर स्टेप पे फेलियर होता था। बट आई यूज्ड टू से ऊपर वाले ने बनाया है तो कुछ रास्ता बनेगा।
लेकिन मुझे डायरेक्ट जंप मिला एज एसोसिएट प्रोफेसर जब मुझे फैकल्टी की पोस्ट मिले। तो वो सारा फेलियर्स मेरी जो लाइफ का था एक जगह वो नेचर ने आके एक्यूमुलेट कर दिया। शायद नेचर को मालूम था कि अगर इसको फेलियर नहीं देंगे तो ये 3 साल और रगड़ेगा। उन्होंने मुझे उस स्टेप पे रोका कि जहाँ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था एज ए फैकल्टी ऑफ न्यूरो सर्जरी जीबी पंत हॉस्पिटल में ज्वाइन करना, वो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला। तो वो हम कहते हैं छोड़ दो नेचर को अपने आप चलने दो। गो एंड फ्लो विद द फ्लो। मैं सर के बारे में बताता हूँ। जब मैं मैक्स हॉस्पिटल में था कुछ दिन पहले, जब गया हुआ था, वन ऑफ द पेशेंट केम एंड इनका नाम मेरे मुंह से निकला। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन था, वाओ आप उनके साथ हैं। And I looked, oh, how do you know about that? He said he's a god. And this is a word I'm saying. I'm on the profession seating. And that person said, oh, he's a god. And चूंकि एनालिटिकल माइंड से हूँ थोड़ा सा, तो जब तक मैं हर जगह चला ना जाऊँ तब तक डिसीजन नहीं ले पाता। एंड रियली आई वेंट ऑल द प्लेसेस आई गो, हु इज हु फ्रॉम दिस इन द न्यूरोसर्जरी। एंड देन आई डिसाइडेड कि आप में एक ऐसा अद्भुत डिवाइन पावर है जो कि साइंटिफिक चीज़ों से ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। ये कैसे आया? अभी लाइफ के बारे में पूछेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शंस ये कैसे आया? लाइक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट साइंटिफिकली ये सही है, यू आर टेलिंग दैट नेचर अपना काम करता है, स्पिरिचुअलिटी अपने काम करता है, टाइम हीलिंग करता है। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर कैसे आया? पहले तो मुझे नहीं मालूम ये गॉडली फीलिंग आपने कहाँ से सुनी, किससे सुनी। और आगरा से कोई पेशेंट आया? मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ ऊपर वाला भगवान हम ना अपने आप को समझें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहले कहा ना, हम अपना काम करते हैं, करने वाला कोई और है, कर्म ही पूजा है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी जो आप कह रहे हो कि भाई ये कहाँ से आया, आई डोंट नो, है अपने आप आया, अपने आप डेवलप हो रहा है। मे बी घर के हालात ऐसे थे कि शायद स्केर्सिटीज इन द लाइफ मेक्स यू मोर हम्बल। कभी ऐसा हुआ, एरोगेंस नहीं आने दी। कभी ऐसा हुआ कि घर में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं जा रहे हैं या साइकिल स्कूटर खरीदे पैसे ना हो तो आपको डांट खानी पड़ी हो, कुछ बेचना पड़ा हो? बिल्कुल। अच्छा। जब जैसे MBBS में एडमिशन लिया तो उस समय जो फीस थी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं थी फीस, स्टिल ऐसे लगता था कि फादर के पास उनके ऊपर प्रेशर ना हो, उनको फ़ीस देने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी। जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया, उन्होंने अपने बैंक से पैसे, अपने अकाउंट से पैसे निकलवाए, जमा कराए, तो एक बार फील हुआ था कि भाई ऐसा है। बट देन ऑन द अदर हैंड मैं ये बोलूँगा कि हम लोगों की जनरेशन में ज़्यादातर लोग जो थे वो लोअर मिडिल क्लास से ही थे और वो संभले हुए लोग थे। अनलाइक हमारी जनरेशन स्पॉइल्ड बच्चों की जनरेशन नहीं थी। वो हिंदुस्तान का वो फेज़ है 60s वाला, जब हम वो ग्रोथ के उस कर्व में थे जहाँ करेक्टर भी बन रहे थे, ग्रोथ भी हो रही थी। शायद वो हम सब उस फेज़ से पास करें 60 से 80 वाला। उसके बाद शायद थोड़ा सा चेंजेस आने शुरू हुए। तो जब वो कहते हैं ना, नानक नीवा जो चले लगे ना तत्ती वाह, तो थोड़ा सा नीचे रहने में, गरीबी रहने में शायद हम बहुत कुछ ज़्यादा अपने आप अंदर इम्बाइब करते हैं देन बहुत रिच और सुपर रिच होने से। Scarcity gives you the place for the prosperity. Absolutely. सर एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हैं और कैंटीन में या कहीं बाहर खाना खाने जाना चाहते हैं, मेस का खाना छोड़ करके, और पॉकेट पे पैसा ना रहा हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऑन द अदर हैंड खाना हम लाते घर से थे। अच्छा। हमारे तो पूरी जनरेशन वो थी कि सब के सब खाना जो हमारे घर से लाते थे। हम लोग का 8 लोगों का एक ग्रुप था, 8 के 8 खाना इकट्ठा खाते थे। तो जो लंच ब्रेक होता था वहाँ पे एक मौलाना मेडिकल कॉलेज में बाहर एक राउंड सा सर्कल बना हुआ है। हाँ। उसको सब मजनू टीला बोलते थे। तो सब वहाँ बैठ के खाना खाते थे। तो वो 8 का हमारा ग्रुप था। हम सब खाना एक दूसरे से शेयर करते थे, सबके खाने घर से आते थे। ये दौर था वो कि वो कैंटीन में खाने वाले कम और बाहर खान के अपने घर से खाना खा के खाने वाले, शेयर करने वालों का ज़माना ज़्यादा था वो। तो वो नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद
जब वो फेज़ आया कि हम लोगों को इंटर्नशिप में कुछ पैसे मिलने लग गए, तो जाते थे कैंटीन खाने खाने के लिए। हमारे फेवरेट प्लेसेस होता था तिब्बतन मोनेस्ट्री, जहाँ पे चाइनीज बहुत सारे सामान रहते बहुत थे। सारे, या बरकोस कनॉट प्लेस में, या इंडियन कॉफ़ी होम, मद्रास काफ़े, coffee house, ये सब हम लोगों की जनरेशन के फेवरेट जगहें होती थी जहाँ हम सभी जाते थे। बट दैट यूज्ड टू बी मे बी वंस इन ए वीक और मे बी वंस इन 10 days, इस टाइप का माहौल चलता था। ओह माय गॉड, आपने इंटर्नशिप का नाम लिया, इंटर्नशिप में थोड़े बड़े पेमेंट मिलते थे। हाँ जी। बट आजकल के मेडिको के मोस्टली बच्चे कहते हैं इंटर्नशिप में कि ये लोग यानी कि पीजी और बाकी लोग हमें स्लेव ट्रीट करते हैं। अब हम लोगों को उस समय 250 रुपये मिलते थे जब हम लोगों ने वहाँ पे एमबीबीएस से और स्ट्राइक हुई थी, तो 250 से 750 रुपये हुआ था इंटर्नशिप। वाह। दिस इज 85। 85 और हमें लगता था बहुत पैसा मिलता है। हाँ। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। फिर वो उस समय स्ट्राइक में वो प्राइस इंडेक्स के साथ जो थी स्टाइपेंड लिंक कर दिया गया, तो हर साल अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता चला गया। शायद उन दिनों खर्चे कम थे। नहीं, बट काम की बात करो, बहुत लोग जो बोले सारा काम इन हमसे ही करवाते हैं, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ के काउंटर पे जाके खड़ा रहो, ये पेशेंट आ गया तो इसकी इंटर्न हो या हाउस सर्जन हो, पीजीज हो, वो काम तो कराते हैं। और इनफैक्ट हम आपको ये बताएं कि शायद हमने सीखा ही वहीं से। एक मैसेज दीजिए, जो बच्चे इंटर्नशिप करते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरा पीजी मेरा यूज करता है, मेरा मिसयूज करता है, मुझे सिर्फ काम कराता है, रोस्टर अपने मर्जी से लगाता है, वो क्या मैसेज होगा? नहीं बच्चों, ये तो मैं आपको डेफिनेटली बनाना है। आप लोगों के टाइम में तो नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे टाइम पे तो नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम होती थी। हमें हर काम दिया जाता था, हम कभी शाई नहीं करे कि ये करना है और ये नहीं करना है। रिपोर्ट्स लेना, पेशेंट के सैंपल कलेक्ट करना, सैंपल ले जा के डिपॉजिट करना, कभी कभी पेशेंट को ट्रॉली में बिठा के एक्सरे कराना, एक्सरे कलेक्ट करना, राउंड दिलाना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो लगती हैं कि इन्फीरियर हैं या डीमीनिंग है, शायद आपको इनसे लाइफ में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जिसका रियलाइजेशन शायद आपको उस स्टेज पे आता है जब आप एज में बड़े हो चुके होते हो। तो कोई काम इन्फीरियर नहीं होता कि ये नहीं करना। हाँ, वक्त के साथ सोच बदलती है, तो हमारी सोच ये थी कि हम लोगों को इसमें कभी कुछ कमी नहीं दिखाई दी थी। ये सोच आपको लेना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग टू पेरेंट्स दैट आई एम, ये मुझे स्लेव समझते हैं। बिकॉज आप लोग क्या करते हो ना कि एक फ्रेंड बोलता है, दूसरा फ्रेंड बोलता है, तो एनवायरनमेंट बना लेते हो कि नो ये मेरा काम नहीं है, ऐसा मेरा काम नहीं है, ये क्या काम करा रहे हैं चीज़ें। एक और भी चीज़ है, पीजीज में, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में ये लोग क्या करते हैं कि फेक पेशेंट लेके आते हैं, फॉल्स पेशेंट लेके आते हैं। उस समय में बहुत सारे जो यंग डॉक्टर्स हैं ना, उनके दिमाग में आता है कि क्या हो रहा है। पीजी के एग्ज़ाम में नहीं, पीजी के एग्जाम में नहीं, क्या होता है कि जैसे बच्चे क्या 4th ईयर में चले जाए, 4th ईयर में जब आते हैं इंटर्नशिप में जाते हैं, तो चूंकि फ्लो ऑफ पेशेंट उतना नहीं होता, तो कई बार डॉक्यूमेंट पे भी ये पेशेंट दिखाते हैं। तो इन बच्चों को जब उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए बोला जाता है तो ये दे फील बैड। That's correct also. That's correct also. That's correct also. आपको रियल सिनेरियो में पेशेंट का होना और एक सिमुलेशन ट्रेनिंग करना एक तरह को ना, बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। आप रियल पेशेंट को देखते हैं, उसको टच करना, उसके साथ एक तरह का फीलिंग जनरेट करना, उससे बात करना, ये इट इज़ नॉट जस्ट टेकिंग हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, इट्स ए कनेक्ट बिटवीन यू एंड ए पेशेंट। शायद आप जो पूछ रहे थे कि आपका साथ कैसे आपने ये सब किया, हम लोग पेशेंट को टच करके बात करते थे, हाथ मिलाते थे, उसके साथ देयर वाज ए मैनरिज्म इन टॉकिंग टू द पेशेंट, मैनरिज्म इन टचिंग द पेशेंट। तो शायद वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाई, जो हमें इम्बाइब हो गई, और वो कल्चर हमारे अंदर पनपने लग गया। वाह, दिस इज इन मेडिकल टर्म्स हैंड्स ऑन, राइट? Hands on. It's not hands on, but then hands on is something different. But then it's a contact with the patient. Contact with the person. Yes. आप कितना कनेक्ट करते हो उनके पेन से, उनके इमोशन से। बिल्कुल। ये शायद यही कारण है, क्योंकि मैंने आपको देखा है, मैंने आपको जीबी पंत में भी देखा है एंड मैक्स में भी देखा है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जब जाओ तो मेन डॉक्टर जो एचओडी को तो छोड़ दीजिए, मेन डॉक्टर नहीं मिलेंगे। कोई उनका हिस्ट्री लेगा, फिर वो सामने आएगा, फिर 2 मिनट हिस्ट्री दे के कुछ बोल के निकल जाएंगे। आपके साथ मैंने देखा कि सबसे पहले आप पेशेंट को देखते हैं, उसको ह्यूमन टच देते हैं, और फिर कहते हैं यही तो है, अरे तेरे को क्या दिक्कत है,
तो नेचर का चीज़ है, देयर इज नथिंग लाइक दिस। उस समय उस व्यक्ति की पूरी मनोभाव ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। प्रोबेबली यही कारण है कि टच और कनेक्ट, इजंट इट? बिल्कुल, ये होना आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी जी। अच्छा नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि मैं बोलता हूँ कि जब सीईओ के केबिन में जाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जॉर्व करो, rather than don't go with the baggages कि मुझे ये बोलना है। नहीं, इससे एक चीज़ और है ना, पेशेंट का आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि, और शायद एथिकली सीखना भी एक सही चाहिए कि सबसे पहले पेशेंट को आप पे ट्रस्ट डेवलप हो। Correct. जब पेशेंट को आप पे ट्रस्ट डेवलप होगा तो आप को उसको बाद में आने वाली कॉम्प्लिकेशन से स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। उसके आपके ऊपर फेथ जनरेट हो गया है, नाउ ही नोज कि मेरे लिए जो कुछ भी होगा ये ठीक करेगा। अगर आपको शुरू से ही आप ऐसे लग रहे हैं कि वो यार पता नहीं मेरे को ठीक बता रहा है नहीं बता रहा, तो एवरी स्टेप में वो आपको डाउट करेगा। सर, ये वाहेगुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद है। मैंने तो देखा है, एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, आई मीट 100 ऑफ द पीपल्स ऑलमोस्ट, एंड वेरी फ्यू लाइफ टचेज मी। बहुत कम पर्सनालिटी है जो मुझे टच करते हैं। मैं तो स्टेज निकलने के बाद निकल गया, बात खत्म। बट विथ यू जब फर्स्ट टाइम मैं मिला और मुझे जैसे ही स्टेप इन किया, और माई डॉटर वॉज ऑल्सो विथ यू, एंड इमीडिएटली कहा कि सी इज़ अ डॉक्टर नाउ। आपने बोला सी इज़ अ डॉक्टर नाउ एंड सी इज़ अ मेडिकोस। इसके बारे में पूछने के लिए किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सी बिकेम सो कॉन्फिडेंट, एंड वो जो कॉन्फिडेंस की बीज उसके शरीर में आई वो अद्भुत था, वो अद्भुत था। वो शायद इसीलिए आया कि वो आप यही कर रहे हैं कि कनेक्ट बनाओ। हाँ जी, मतलब हाइपर मत बनाओ, हाइपो मत बनाओ कि आपके पेशेंट के साथ आप फेथ जनरेट कर पाना, आई थिंक एक डॉक्टर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। शायद यही नहीं है, ताकि तभी लोग ये सोचते हैं कि खास करके सर्जरी के केस में कि मुझे 3-4 जगह डिस्कस करना है, व्हाट इज कॉल्ड द सेकंड ओपिनियन। Yes. वो इसीलिए चूंकि उनका फेथ नहीं बनता, उनको ये लगता है कि अपने बिल बनाने के लिए ये बना रहे हैं। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड मैं तो खुद कहता हूँ आप सेकंड ओपिनियन जाके लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें, हम पेशेंट से ऑनेस्ट हुए जी कि आप सेकंड ओपिनियन लीजिए। जी। जब डॉक्टर खुद कह रहा है तो जनरली वो पेशेंट जाता ही नहीं सेकंड ओपिनियन, जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं लगती, उससे अच्छा, कॉन्फिडेंस होता है। हम तो कहते हैं आप जाइए। कभी कभी हम इंसिस्ट करते हैं कि ताकि उसको बाद में ना लगे कि कुछ गलत हुआ है, तो आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, उन्होंने क्या कहा है आइए डिस्कस कीजिए। तो आई बीन फॉर्चुनेट कि लोग जाते हैं, ओपिनियन लेके आते हैं, फिर आके कहते हैं सर आपने जो कहा था वही फाइनल है, सबने कह दिया आपको करने दस में। ऐसे मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि मैं तुम्हें पहले दिन कह दूं कि मैं फाइनल वर्ड नहीं हूं। आप खुद अपने आप से अपने आप के अंदर कन्विंस हो जाओ कि जो आपको एडवाइस दी गई है वो सही है। तो उसमें ये हुआ कि मैंने कभी किसी को अननेसेसरी सर्जरी एडवाइस नहीं करी, जहाँ पॉसिबल हो सर्जरी अवॉइड हो सकती है वो भी कहिए। फाइनेंस वाज नेवर माय फोकस इन माय लाइफ। नो, मैं इस बात की वाउच कर सकता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन आई मेट यू इन मैक्स देयर वाज अ बांग्लादेशी पेशेंट, एंड वो आप देख रहे थे आपने। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपने देखी, ये मेरी अपनी है, मैं मेडिको से नहीं हूँ। आप किसी MRI का या किसी फिल्म का आप रिपोर्ट जो लिखा है वो नहीं देखते, आप फिल्म देखते हैं। मैंने वो देखते हुए ही नहीं देखा, आपने यूँ देखा, चीज़ें देखी, एंड ही सेड लिसन, तुम्हारा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, यू गो टू बांग्लादेश, वहीं पे जाओ और वहीं से ये टेस्ट कराना, मुझे मेल कर देना, ज़रूरत नहीं है। पेन है, मैं मेडिसिन चेंज कर देता हूँ। श्योर। दैट्स वाज, ये कहाँ से आता है कि मुझे, इज इट बिकॉज 35 years यू हैव इवन टू द GV पंत, वहाँ से आया कि मुझे पेशेंट को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली हर चीज़ से बचाना है। ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है आप में। एक रहा है, कुछ नेचर ही रहा कि जब आप पेशेंट का दर्द समझते हो, जी, ठीक है, उसकी दवाई का दर्द हो, बीमारी का दर्द हो, फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा हो। हिंदुस्तान में हम जितना मर्जी क्लेम कर लें, हम अभी भी ज़्यादातर लोग जब हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना होता है तो रिस्ट्रिक्टेड हैं। जितनी मर्जी इंश्योरेंसेस हो जाए, कुछ हो जाए, एक लिमिट तक तो ठीक है, जब बिल बढ़ते हैं, पैसा जाता है। तो आई हैव सीन लोगों को, हमें कभी कभी दुख भी होता है कि भाई शायद हमारी हेल्थ सर्विसेज को उस हद तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं कि लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज ना दिमाग में आते हो।
तो तभी मुझे समझ आ रहा है कि उसकी प्रॉब्लम खाली बीमारी नहीं है, वो पैसे भी उसके दिमाग में कहीं घूम रहे होते हैं कि कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब। तो वहाँ पे अगर मैं उसके पैसे बचा सकता हूँ या अननेसेसरी चीज़ों से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो कोशिश रहती है कि उसको ये भी एक सोलेस मिले कि यहाँ अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च होगा। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये बहुत दिल के करीब है, क्योंकि आपने दोनों दुनिया देखी है और ये क्वेश्चन ना बहुत लोगों के दिमाग में होगा। एट दिस एज आपने जीबी पंत से सुपरएनुएशन लेकर के या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आपने मैक्स ज्वाइन किया। कोई ऐसा इंसिडेंट है कि मैक्स में आपको लगता है कि ये भी एक ऑपरेशन हो जाए तो शायद पेशेंट के लिए बढ़िया है, लेकिन आपका हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि उसके पास फाइनेंस नहीं है? ये दोनों चीज़ों को आप कभी कोई रियल केसेस आए हैं तो बताइए। नहीं, बहुत रेगुलरली होता है। मैक्स में आने वाला हर आदमी रिच नहीं है। हाँ जी, कुछ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कुछ के जो इंश्योरेंस है लिमिटेड इंश्योरेंस के अंदर हैं, और ये ऑलमोस्ट डेली है। और ये खाली मैक्स नहीं, हर प्राइवेट सेक्टर में ये इश्यूज हैं कि फाइनेंस को लेके लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, और जो करने वाला डॉक्टर है वो भी बंद जाता है क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूशंस के ऑब्लिगेशंस में काम कर रहा है, कितना कर पाएगा, और वहाँ बजट बढ़ते हैं, ये भी सच है। तो बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको लगता है कि उनका यहाँ पे नहीं होगा। सो मेरी नेचर रही है कि उनको कहते हैं जहाँ हो सकता है वहाँ भेजो। कभी कभी मैं उनको फ़ोन भी कर देता। इंसिडेंट बताइए कि एस्टिमेट रहा हो 6 लाख 7 लाख होगा, 20 25 22 लाख होगा, वो कहाँ से कैसे पैसा लाता होगा? आप चूंकि जानते हैं उस पेन को। नहीं, तो अभी भी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी थी। उनका एस्टिमेट था 5 के आसपास। अभी बजट उसका 20-22 पे चला गया, क्योंकि ये इस सिस्टम में खर्चे हैं, कॉस्टली ट्रीटमेंट है वहाँ पे। और वो आईसीयू की कॉस्ट, वेंटिलेटर की कॉस्ट, वो तो मीटर दौड़ता है। और वो वहाँ पे, तो जब वो उन्होंने कहा कि सर हमें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी इसको अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो अब हम लोग ये कहते हैं आप ऐसा करो, किसी गवर्नमेंट सेटअप में ले जाओ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको वहाँ ट्रांसफ़र करा जाता हूँ। और ये खाली मेरे साथ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला हर वो फिजिशियन सर्जन ऑलमोस्ट डेली है। उनकी कोशिश रहती है कि अगर बजट एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाए कि लो बजट वाले में किसी नर्सिंग होम में या कम में या किसी गवर्नमेंट सेटअप में ट्रांसफ़र कराया जाए। शायद ये डॉक्टरों के अंदर उनके नेचर में इनग्रेव्ड है कि ट्राई टू हेल्प देम विच एवर वे यू कैन डू। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर कर सकता हूँ, सारे डॉक्टर में नहीं है, आप जैसे डॉक्टर हैं शायद उनमें है, कुछ तो है जहाँ पे लोग डरे भी करते हैं, बिल बना दो, चीज़ें कर लो, समथिंग लाइक दैट। अब वो कुछ है बदनाम हो जाते हैं ना सब। हमने तो ये देखा जी, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इसी तरह से कुछ खुल के कह देते हैं, कुछ नहीं कहते, ज़्यादातर लोग हेल्प करना चाहते हैं। सर एक बात बताइए, अगर यही सिचुएशन जीबी पंत में होता तो क्या उस पेशेंट को नोट टाइम में आप ठीक करके भेजने के लिए सारे अटेम्प्ट लेते, हाथ रुकता नहीं? सर्टेनली कि हम सब कुछ कर लेते, वहाँ कॉस्ट ही नहीं इन्वॉल्व, फ्री है सब कुछ। अब महंगा 20-22 लाख रुपए का किसी पेशेंट का वहाँ खर्चा है, शायद उसका ये सब 2-2.5 लाख रुपए में सारा कुछ हो जाता। मेडिसिन भी फ्री होती है, मेडिसिन फ्री होती हैं। तो गवर्नमेंट सेटअप का एक बहुत बड़ा योगदान है पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट देने का, और कई सालों से चल रहा है। हम लोगों ने तो जब ज्वाइन करा था तो यही होता था, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री दवाइयाँ, फ्री सब कुछ। अब वो somehow I wish कि वो अब फिर से चले, कि लोगों को हेल्थ को लेके अपना बहुत ज़्यादा फाइनेंस जोड़ के इंसान कर रहा, वो सारा पैसा बीमारियों में निकल जाए, तो वो फिर एक तरह का तकलीफ तो है। एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप जैसे टैलेंट को रिटेन करके रखे, उसको ज़्यादा नरिश करे, तो लोगों को, समाज को ज़्यादा फायदा होगा? यस, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी कंपल्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट एज 65 है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 62 के बाद आप हेड नहीं रह सकते।
तो ज़्यादातर लोगों ने गवर्नमेंट सेटअप को छोड़ना इसलिए शुरू करा कि 62 से 65 हम लोगों को एडिशनल 5 ईयर एक्सटेंशन भी मिल जाती है, आप 70 तक काम कर सकते हो। लेकिन जब आपसे हेडशिप छिन जाती है तो डिसीजन मेकिंग तो इट्स नॉट डिसीजन मेकिंग। आपको लगता है कि एक लेवल पे आप काम कर रहे थे, यहाँ पैसे के लिए नहीं काम कर रहे थे, ऐसे कर रहे तो बहुत पहले छोड़ चुके पैसे के लिए बहुत पहले छोड़ रहे थे। तो आपसे वो भी रुतबा ले लिया जाए जिसके लिए आप बड़े डेडिकेशन से हेडशिप काम कर रहे होते हो। पंत अस्पताल की न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट की हेडशिप डजंट मीन कि आप सिर्फ एक कुर्सी पे बैठ रहे हो, आपके ऊपर आपके स्टूडेंट का ग्रोथ है, उनकी टीचिंग है, ट्रेनिंग है, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, सो मेनी थिंग्स आप कर रहे होते हो। वन फाइन डे अगर आता है आपको 62 से बाद नेक्स्ट डे आप हेड नहीं हो। सो ऑल दिस थिंग आपको लगता है आपके हाथ से निकल गई और आपसे 10 साल जूनियर या 15 साल जूनियर लोग आपका हेड कहलाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जो थी, जो हमें लगा कि इट कंपेल्ड पीपल टू लीव गवर्नमेंट सेक्टर इन वेरियस प्लेसेस अक्रॉस इंडिया। तो पंत से बड़े सारे लोगों ने छोड़ा, एम्स से छोड़ा, और भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां गवर्नमेंट जॉब लोगों ने छोड़नी शुरू करी। तो वन ऑफ द रीज़न वाज दिस। फाइनेंस मेरे को नहीं लगता 90% लोग फाइनेंस के लिए नहीं जाते, और जो जाएगा वो अपने 5 या 10 साल की एक्सपीरियंस में छोड़ देगा, क्योंकि उसको फाइनेंस को कमाने का और लंबा टाइम मिल रहा है। और जो हम जैसे लोगों ने छोड़ा, बिकॉज आई थिंक दैट वाज ए improper thinking on the administration side, the government side, letting us leave those institutions which we could have been useful. इसी से लगे अभी भी हम लोग यूज़फुल हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट हम जैसे लोगों को एज एडवाइजरी, okay, honorary advisor, honorary people who can come and work for the government in the places जहाँ पे हम थे, that will be big help. तो ये गवर्नमेंट उसको अभी भी सोच सकती है। देखिए सर, मैं मिथ की बात बताता हूँ। दुनिया कैसे सोचती है? दुनिया ये सोचती है कि दलजीत सर जब तक वहाँ पे थे तब तक थे, उनको ऐसा लगा कि मैं करोड़ों कमाऊं, इसलिए उन्होंने जीबी पंत को छोड़ करके मैक्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन सच्चाई तो उल्टा है। बिल्कुल सर, आप तो करोड़ों का शायद मैं अभी भी नहीं कमा रहा। ये मैं नहीं पूछूंगा। ये लोग कहते हैं ना कि फीमेल का एज और मैन का इनकम नहीं पूछना चाहिए, तो मैं नहीं पूछूंगा। बट एक थोड़ी सी बात है कि मैक्सिमम लोग जैसे आप हैं या वीपी सिंह सर एम्स छोड़ के चले गए, राइट, ही ज्वाइन वेदांता, राइट। तो ये लोगों को ये लगता है कि इन्होंने स्किल कहाँ से लिया? गवर्नमेंट से। कॉन्फिडेंस कहाँ से लिया? गवर्नमेंट कॉलेजेस से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सब कुछ। लेकिन जब अर्निंग की बारी आई लास्ट मोमेंट में, दे लेफ्ट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड ज्वाइन प्राइवेट टू मेक मनी। तो मैसेज तो ये लोग सोचते हैं। गलत सोचते हैं दादी। मैंने जब छोड़ा मेरी एज 62 प्लस थी, तो मैंने 62 साल मतलब 30-32 साल तो गवर्नमेंट सेटअप में काम किया। हाँ। तो अगर मुझे करना होता तो शायद अब तक मैं मल्टी करोड़पति हो गया होता, अगर मैं पहले चला गया होता। नॉट दैट रीज़न, हम लोगों को पैशन था काम करने का। अगर आपके इंटेंट ये होते तो आई थिंक गीता कॉलोनी में से सिर्फ 2 साल पहले नहीं, 25 साल पहले हो गए होते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। एक चीज और मैं पूछना, लेकिन आई डिफर, मैंने गीता कॉलोनी को कभी इन्फीरियर नहीं समझा अपनी लाइफ में। मेरी तो कर्म भूमि है जी। आज भी मैं उतना उसको लव करता हूँ जितना मैंने बचपन में आके गुजारा। वो रील आते हैं, वो लड़का लड़की देखने जाते हैं, बोलते हैं गीता कॉलोनी वाले उठ के चल। हाँ, वो एक जैसे कॉम्प्लेक्स है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स है दिमाग में, उसका कोई इलाज नहीं है। आप ये देखो ना, गीता कॉलोनी की ब्यूटी बता दूँ। ऐसी कॉलोनी जिसमें 17 ब्लॉक थे, 18 ब्लॉक, वो गीता के 18 श्लोकों से न डाले गए। ठीक है, पार्टीशन के बाद लोग वहाँ आके रहने शुरू हुए। सारे लोग पंजाब पाकिस्तान से माइग्रेट हो गए। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कुछ नहीं था। इतना प्यार मोहब्बत से लोग रहते थे। घर छोटे दिल बड़े थे। ठीक है, सड़कें दोनों तरफ थे, फ्रंट और बैक के। घर से घर जुड़ा हुआ नहीं था, रोड है दोनों तरफ, फ्रंट बैक में। फ्रंट में अगर 4 गाड़ियां चल सकती हैं तो बैक में 2 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं आइदर साइड ऑफ द रोड। तो बड़ी सारी ब्यूटीज हैं। अब वो धीरे धीरे करके परिवार बड़े हुए, घर छोटे पड़ने लगे, इसलिए लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू करा। लेकिन अभी भी उसकी अपनी महक है ना। महक तो है, खुशबू है उसकी, खुशबू तो है। मतलब इनफैक्ट मैं बोलता हूँ ना, जितना आप बड़े होने लगते हो ना, उतना ही समाज और अपनों से दूर होने लगते हो।
ऐसा है? हाँ, ऐसा मैं तो ये फील करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन में, मैं परसों प्रोग्राम कर रहा था झांसूहेड़ा में, एंड द मोमेंट ट्रांस ने बोला कि आपके माँ बाप ने क्या किया, अपने ही भाइयों से लड़के, आपके चाचा से लड़के आपके लिए घर बनाया, लेकिन आप उस घर में नहीं जा रहे, वो घर में कोई नहीं है, और आप बेच नहीं सकते बिकॉज आपके पापा जब तक जिंदा है तब तक आप बेच नहीं सकते। उनको खाना बनाने वाला कोई नहीं है यार, बहुत लड़े किससे? अपने भाइयों से। अगर उनके भाई डेवलप नहीं हुए तो उनके जो भाई के बच्चे हैं वही खाना दे रहे हैं। बिल्कुल, एवरीबडी स्टार्टेड क्राइंग। ये सच है, ये सच है कि हमारे समाज में जो हिंदुस्तान की एक ब्यूटी थी ना, कल्चर, वो धीरे धीरे फेड आउट हो रही है। अच्छा, एक बात पूछते हैं, यू वर जीनियस, राइट? अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछने के बाद आऊंगा। यू वर जीनियस, राइट? यू बिकेम अ डॉक्टर, और उस समय जो डॉक्टर बनते थे यूएस में बहुत बड़ा चीज़ होता था। लेकिन अब वो बाद में पूछूंगा। पहला सवाल, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी मेहनत करी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करी, उस समय अगर इंजीनियर कर लिया होता, ये कंप्यूटर साइंस भी, अगर आप यूएस चले गए होते तो डॉक्टर से ज़्यादा फाइनेंशियली खुश रहते, या चीज़ें होता पैसा ज़्यादा बनाते? नहीं, विचार आया ही नहीं दिमाग में। IIT IIM करके बन नहीं जाते? नहीं, विचार है। उस समय बता रहा हूँ, मेडिसिन वॉज कंसिडर सुपीरियर टू IIT। ओह हाँ, नेचुरल भगवान वाली बात है। नॉट भगवान, पता नहीं कुछ जो भी था। हाँ। और उसके पीछे रीजन था, जो रेस्पेक्ट डॉक्टर को मिलती थी, ठीक है, दैट वाज इक्वेटेड समथिंग लाइक डिवाइन। हाँ। तो वो उस समय हुआ था, इसलिए ज़्यादातर लोग जो थे उनको डॉक्टरी का शौक ज़्यादा था। और तीसरा रीज़न ये था कि शायद फाइनेंस के इन्वॉल्वमेंट, पैसा कमाना, पैसे का रुतबा होना, पैसे से आप क्या क्या खरीद सकते हो, ये सब पता ही नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जब पता ही नहीं था तो उसकी डिज़ायर ही नहीं थी। जब डिज़ायर ही नहीं थी तो उन चीज़ों का शौक था जो आपको दिखती थी, जो समझ में आती थी, अपनों का, चीज़ों का, पेशेंट का, हेल्प करने का, वो पैशन, मतलब वातावरण पॉजिटिव था। एब्सोल्युटली। लेकिन आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो पेज 3 पार्टियां में BMW, मर्सिडीज एंड पोर्शे लेके आते हैं। क्योंकि उन्होंने कमाया, अपने जैसे भी कमा रहा है वो कर रहे। आप ये देखो ना, सोसाइटी का नॉर्म चेंज हुआ। उन दिनों फिएट होना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना? तो वो फिएट उन दिनों मुझे याद है, बजाज का लंब्रेटा स्कूटर और ये सब होना एक घर की बहुत बड़ी शान थी। मेरे फादर बताते थे, उनके विलेज में अगर आपके घर में एक भैंस है तो इट यूज्ड टू बी कंसीडर एज अ रिच फैमिली। घोड़ा होना रिचर हो गया, हाथी होना, ठीक है, हाथी तो खैर पाकिस्तान वाला क्रम था, ऊंट होना, थोड़ा वो एक दिखाने की चीजें थी। बल्ब लगा होना घरों में, लाटू, ठीक है, वो होता था ये तो बहुत रिच लोग हैं, इनके घर में बल्ब की लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो फेस चला गया। आजकल गाड़ियां जो हैं, लेवल बदल गया है, वो रिचनेस हैज टू शो समहाउ, और वो लोगों के अंदर होता है ना दिखाने का जुनून जो है, और जो है तो दिखाएगा भी, हाँ तो दिखाएगा, तो वो है। आज की गाड़ियां अगर उस लेवल की हैं तो वो आएगा। आने वाले टाइम में फ्लाइंग कार्स होंगी लोगों के घरों में, तो वो भी दिखाएंगे कि मैं तो उड़ता हूँ। बहुत बड़ा ऑनेस्ट आंसर है। एक और बात बताइए, आज जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर बन गए, आई रेड समवेयर कि अपने इनकम का 30% खर्चा वो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे लगाते हैं ताकि वो पेशेंट को अट्रैक्ट कर सके। ये क्या है? ये कहेंगे एक आजकल के समाज का दृष्टिकोण है, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाला कहानी चल रही है जी। और ये मैंने जब यहाँ ज्वाइन करा तो मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह शुरू करो, आप चलोगे नहीं। बिल्कुल सही कहा भैया, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, आपको अवेयरनेस की जरूरत है कि आप यहाँ आ गए। हाँ, तो वो हो गया। सो समहाउ अब समझ में नहीं आ रहा था कि मे बी हम अभी भी समझ में नहीं है कि या सही है या गलत है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट को देखें कि बहुत से लोग कहते हैं कि क्या गलत है एडवर्टाइज करना। सारे लोग हर प्रोफेशन के करते हैं, ठीक है, चाहे वो साइकिल बेचता हो, कुछ पढ़ता हो, या कुछ हवाई जहाज बेचता हो, या कुछ करता, हर लोग, ये आजकल के ज़माने की नेसेसिटी है, उसके बिना आप नहीं कर रहे। चैनल चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रही है, सेकंडों के लाखों रुपए के एडवर्टाइजमेंट जाता है, तो वो आ जाता है। तो ये एक वो हो गया, जब प्रोफेशन को एक कमोडिटी के साथ कंपेयर किया जाता है तो ये नुकसान है। एटलीस्ट मेरे जैसे सोचने वाले लोगों को तकलीफ होती है।
तकलीफ तो होती है, तकलीफ होती है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कि के आप बल पे कोई लाइन लगा के बैठा है। आपका ना एक डिवाइन प्रोफेशन है, डिवाइन प्रोफेशन है। ठीक है। फिर मैंने कभी कभी आर्गूमेंट होते हैं तो लोग कहते हैं लो जी भगवान भी तो चैनल बेच रहा है आजकल, ठीक है, हर भगवान का अलग चैनल है। तो फिर आज समटाइम यू आर लॉस्ट टू आर्गूमेंट्स कि आप क्या करो। फिर भाई ठीक है, आप जो समझ दो, जाकी रही भावना जैसी वो वाली बात है, तो आपको समझ में आप करना चाहो करो, जिस दिन मुझे लगेगा करना है मैं कर दूंगा, अगर ठीक नहीं लगा, मुझे लगा मेरा गुजारा चल रहा है इन सब के बिना तो फिर नहीं है। हाँ, तो मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ी बात है वर्ड ऑफ माउथ। जब आपका मरीज आपके लिए बोल रहा है, उससे बड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। आई हैव बीन फॉर्चुनेट, लोगों ने मेरे लिए कविताएं लिख के दी हुई हैं जो कि मैंने फ्रेम करा के अपने घर में लगा रखी हूँ। तो मेरे को लगता है यार ये जब मुझे मिला हुआ है, लोगों को इस तरह से सेटिस्फेक्शन है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। Ladies and gentlemen, many of you who's watching this podcast must be knowing me. When I met him, I felt touching feet as considering him as an elder brother. The way he handled patient and the way he talked to the people, the way he remained grounded and the way he shared his wisdom. मुझे याद है जीबी पंत में मैं गया था तो हाफ एन आवर आई वेटेड एंड आई आस्क्ड पीपल कहाँ गए हैं, तो बट मेरी इंक्यूसिटिवनेस है देखने की, चीज़ने की, समझने की। एंड वन पर्सन सेड कि सर आते ही सबसे 10 बजे या 9 बजे आते हैं, उसके बाद 11 बजे तक ये पढ़ाते हैं बच्चों को। 11 नहीं, हम लोग 8:30 क्लास शुरू होती थी और 8:30 से 10 तक पढ़ाना तो पैशन था मेरा जी। पैशन था आपका? पैशन अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। मतलब मेडिसिन में आप पढ़ा के ज़्यादा सीखते हो और स्टूडेंट जो होता है आपका, वो आपका बेस्ट गुरु है। बेस्ट गुरु है, क्योंकि वो पढ़ के आता है, आपको नई चीज़ पूछता है, आप आस्क करते हो। और डिस्कशन विदाउट student is meaningless. It's meaningless. Or in medicine, if you are treating a patient without discussion, perhaps you are not enjoying it. दवाई तो हर शख्स लिख देगा, लिख देगा। बहुत से लोग हो जाते हैं। हमारे बॉस कहते थे एनी मंकी कैन ऑपरेट। अच्छा सही बात है, बात तो सही है, बात सही है, ठीक है। अब वो उन दिनों कंप्यूटर नहीं आए, वो रोबोट्स नहीं आए थे, तो वो कहते थे मंकी कैन ऑपरेट, बट इफ यू वांट टू ऑपरेट यू हैव टू हैव ए ह्यूमन टच एंड अंडरस्टैंड कि वो क्या करना है। सो डिस्कशन से नॉलेज बढ़ती है, क्लैरिटी होती है और आपका जो होता है ना गरूर भी कम होता है। कभी कभी आपको लगता है कि मैं अफलातून हूँ, मुझे सब आता है, उसकी बात आपको अगर समझते हैं यार बात तो ठीक कर रहा है, देन इट गिव्स यू अ चांस टू लर्न मोर, बी हम्बल। और यंग बच्चे जो हैं नई लेटेस्ट चीज़ें पढ़ के आगे होते हैं। आपने अपनी पुरानी किताबें पढ़ी होती हैं, यू बिलीव कि वो लास्ट हो गया था। साइंस एवरी मेडिसिन तो हर 5 साल में कंसेप्ट बदल जाता है। और वो जब किताबों में आता है, बच्चे पढ़ के आते हैं, वो आपसे बात करते हैं और आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को इम्बाइब करते हो, सीखते हो। तो आई एंजॉय टीचिंग जी। Enjoy teaching, humility, being grounded, and most important thing, I talk to the many people there. मेरी आदत है, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, so I take the exchange of energies like this is, and everybody so oh my God, अगर उन्होंने हाथ रख दिया इसका मतलब कि इमोशनली, फिजिकली, by all the way you are fine। मतलब ये तो गॉड गिफ्टेड है, स्टिल यू आर सो हम्बल एंड ग्राउंडेड। थैंक यू सो मच। मैंने मतलब अच्छी बात है, मेरी पीठ पीछे बातें हुई हैं, मेरे सामने नहीं हुई हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे गुरूर ना आ जाए, अच्छा पीछे चलने दीजिए। वो तो नहीं आएगा, बिकॉज द वे यू आर, द गॉड हैज सेव्ड यू, द गॉड हैज सेव्ड यू टू हेल्प पीपल। जैसे आपने कहा कि उसका बिल 22 लाख रुपया, मैं उसको गवर्नमेंट में भेजता हूँ, भाई क्या है, डॉक्टर हार्डली केयर्स, ये है कर दे, उसको बोल कर दे यार, कर दे तो कर दे, दैट्स हाउ एग्जैक्टली द लैंग्वेज दे टॉक अबाउट। बट यू आर टॉकिंग नहीं यार, नहीं हो सकता है, उसका कितना का इंश्योरेंस का लिमिट कितना है, चीज़ों का लिमिट। वहाँ पे भी एक सर है कि कई बार क्या होता है कि द पीपल अंडरस्टैंड, वो इंश्योरेंस समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि जितना पैसा होएगा लगेगा, वो डबल शेयरिंग ना करके, 4 शेयरिंग ना करके सेपरेट रूम लेंगे और सारा खर्चा बढ़ जाएगा। ये भी ज़रा बताइए कि ज़रूरत ना हो तो सिंगल रूम लेने की क्या ज़रूरत है? या ये तो पेशेंट को अपने बजट के हिसाब से अपने आप को एकोमोडेट कर लेना चाहिए। हाँ। कि आपको डबल ट्रिपल वाला बेड, 4 वाला बेड, सिंगल वाला। बट यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि आप किस एनवायरनमेंट में घर पे हैं, हाँ। आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, वो भी ज़रूरी हो जाता है जब आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। एक ज़माना था जब 5 स्टार होटल टाइप हॉस्पिटल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, 20 साल पहले नहीं थे, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है। और
धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। जब इंडिया का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बदल रहे हैं, उसमें एक अच्छे अस्पताल, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन 24 घंटे, जिसमें एक नेचुरल टेंडेंसी है, तो उसमें लोगों की डिज़ायर्स आ रही हैं कि अस्पताल ऐसे साफ़ सुथरे चाहिए, और दैट इज़ द रीज़न ये हॉस्पिटल चलते भी हैं। बहुत दौड़ते जगह नहीं मिलती, बेड नहीं मिलते, क्योंकि लोगों को लगता है कि साफ़ सुथरी जगह है, अच्छा खाना मिल जाएगा, देखने वाली टीम अच्छी होगी, और वो है शायद इसलिए लोग आना भी चाहते हैं। वाह, सुपर। एक सवाल यहाँ पे आता है, जब इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं तो हिंदुस्तान में एक नया टूरिज्म डेवलप हुआ, दैट्स कॉल्ड द मेडिकल टूरिज्म। तो आपके हॉस्पिटल इवन मैक्स में भी देखते हैं बहुत सारे, जो इसको आप लोग IPR कहते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट समथिंग कुछ कहते हैं। तो ये इस साफ सुथरा और सर्विस के कारण ही इंडिया में है, और इसका फ्यूचर इंडिया में क्या है, मेडिकल टूरिज्म का क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। मेडिकल टूरिज्म मैंने अभी आके लास्ट 10-12 महीनों में ही देखा है। हाँ। और मैक्स में हम लोग लगभग 180 कंट्रीज़ के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था, बट देन यहाँ ये देखा कि हिंदुस्तान में जो पेशेंट आ रहा है उनका ट्रीटमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ऑलमोस्ट 1/4 प्राइस में उनका ट्रीटमेंट होता है। 25%, ऑलमोस्ट 25 to 30%। और उसके लिए जो है लोग नेचुरल से आते हैं, और ये इंडस्ट्री इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमारे पास पेशेंट का डाटा आता है, हम देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो एक पूरी सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो उस पेशेंट को सर्टिफिकेट देगा जिसकी वजह से उसको मेडिकल टूरिज्म वीज़ा इशू होगा। फिर पेशेंट को उसके घर से पिक करना, एयरपोर्ट ले जाना, एयरपोर्ट से दिल्ली लेके आना या किसी भी सिटी में लेके आना, वहाँ से एयरपोर्ट से हॉस्पिटल लाना, उनके लिए कहाँ रुकेंगे अरेंजमेंट करना, उनका खाना पीना, इट्स ए ह्यूज वर्क। ये सारा हॉस्पिटल बस नहीं, हाँ। एक सेक्शन है मेडिकल टूरिज्म वाला, अब इसमें प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व है, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और इतना सब कुछ होके पेशेंट को ट्रीटमेंट करके जाना, इलाज कराना, एंड लोगों को ट्रस्ट जो है हिंदुस्तान के डॉक्टरों पे बहुत है, और वो फैक्चुअली भी करेक्ट है। मेडिकल एजुकेशन हिंदुस्तान की बहुत अलग लेवल की है, तो ना ह्यूमन टच होना, हम उस लेवल पे काम करते हैं जहाँ पेशेंट को लगता है कि मेरे से बात तो ढंग से हो रही है, मशीनों वाला इलाज कम होता है। हम लोग जो लेटेस्ट गैजेट्स ट्रीटमेंट में है, सब कुछ है, तो वो एक कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन टच और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान दे रहा है, इंडिया के अलग अलग सेक्शन दे रहा है, इसकी वजह से मेडिकल टूरिज्म ग्रो कर रहा है। इवन मैक्स में भी देखिए तो अलग से इंटरनेशनल पेशेंट का लाउंज अलग से है। हाँ जी, बिल्कुल, एक लाउंज अलग है। हमारे एक नया ब्लॉक बन के आ रहा है, एक और बेहतर लाउंज है, और हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है इंटरनेशनल के लेवल में। उनके सेटिस्फेक्शन स्कोर अलग है कि बहुत खुश होकर जाते हैं कि हमें आके अच्छा इलाज मिला। सो मच सो अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं भी हुआ है तो उन्हें भी ग्रीवेंसेस नहीं होते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ, बिकॉज इन फाइनेंस वे, इन पेशेंट केयर वे, ये सब बहुत अच्छे सेटअप में उनको देखा जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ बात कहता हूँ, जैसे एक व्यक्ति का ऑपरेशन होना है, राइट, तो उस सर्जन के पास जाएंगे, राइट, सर्जन के बाद वो एंडो के पास जाएंगे, एंडो के बाद वो पैथोलॉजी में सारा टेस्ट होगा, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि पेशेंट के ऊपर कॉस्ट का बोझ बढ़ जाता है, बिकॉज सभी को इन्वॉल्व करना है? नहीं, बल्कि उसके बिना आजकल का ज़माने में ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज़ मैंडेटरी। अब वो पैथोलॉजी अगर नहीं देखे, रेडियोलॉजी नहीं देखे, जीनोमिक्स वाला नहीं देखे, तो ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए कॉस्ट अभी भी हमारे यहाँ सस्ती है एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस डिसिप्लिन एल्सवेयर। आई एग्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से दिस इज विथ माई एक्सपीरियंस कि देखिए जीबी पंत में थे तो भैया का तो सर्विस था, सिंपल सर्विस था। इनफैक्ट मैं कमरे में ऐसे ही जाके खड़ा रहता था, ऐसे ही घुस जाता था, कभी टिकट हमने कभी पर्ची भी नहीं करवाई, हालांकि 2 रुपया 10 रुपया हम दे सकते थे, बट वो लाइन में कौन लगेगा। बट यहाँ पे आई सेड कॉस्ट वाइज ऑफ कोर्स मैक्स इज अमेजिंग, एंड
सच बताऊं तो जब आपका नाम आता है तो कई बार बोलते हैं अच्छा वो सर के पेशेंट है, अच्छा चलो दलजीत सर के पेशेंट है, नहीं ये नहीं कर रही है, मतलब क्यों यार, दे सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब नहीं दिस इज अ रियल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू, सो आई कैन वाउच दिस Thank you. कि कॉस्ट इफेक्टिव तो है और आपका नाम का भी इफेक्टिव है, मतलब द मैक्स इज प्राउड ऑफ हैविंग यू ऑन द बोर्ड. Thank Trust you. me, Max is proud of having you on the board, and this is not demonstrated by just by the Max board of directors, but the every staff. मतलब एवरी स्टाफ जैसे कोई पर्ची भी काटते हैं फिर देखते हैं अरे दलजीत सिंह नहीं लगेगा सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस नो प्रॉब्लम, आप ले लो, बोले नहीं लगेगा, सो दिस इज द रिस्पेक्ट ऑलरेडी आई हैव सीन, ऑफ कोर्स आई वाउच. Thank you for telling me this. Now, this is a fact. I'm sharing my experience with you and to all my audience, because my audience are here like members of CII, PhD, CA, and all these things. So this is a fact. Max is a cost effective in everything, even for the radiology work you go or for whatever. It's a cost effective. You can compare with this. Now, the another question I'm asking. आप कॉलेज में आए, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, right? Who was your first crush? Crush. That's something personal. Personal. But बोलना चाहे तो बोल सकते हैं. नहीं, not one, many. बस घर जाना है, ध्यान रखिएगा. I mean, crush in terms of could be many, not one. No, why remain limited to that's a crush. That's so not good, crush. You are correct, yes, But then passion for work is also crush. No, I don't want to be a diplomatic. Crush means a female. Yes, certainly yes. Who? No, I need not tell that. That was जब उसको नहीं पता तो मैं अब क्यों बताऊं? Why should I reveal now? भैया Maybe it was unilateral. ये सर्जन्स के पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है, ये भी एक सच्चाई है या मिथ है? I don't know. मतलब सच्चाई है कि खाली तो सर्जन आप गए होंगे? नहीं, अगर मैं हाँ बोलूँ तो बेचारा फिजिशियन नाराज हो जाएगा. Then I have seen physician also, they have good girlfriends also. See, unfortunately क्या होता है, having friends who are girls does not become girlfriends. Oh, that's I agree. That differentiation has to be understood. Has to be there, right? That differentiation. But they have a girlfriend, not like a girl and friend. गर्लफ्रेंड वो डिस्टेंस हटा के बहुत लोग होते हैं. होते हैं, डेफिनेटली होते हैं. एक मैं पॉडकास्ट कर रहा था डॉक्टर साहब का, ही वाज आल्सो सर्जन, आर्मी सर्जन, एंड वो बोल पड़े कि इसके साथ मेरा कर्ज था, शादी होना था एंड नहीं हुआ, ये कारण था. वो जब पॉडकास्ट रिलीज हुआ तो कईयों का कमेंट आया, आज मुझे पता चला कि एक शादी क्यों नहीं हुई. वो कमेंट देखिएगा वह है. ओके, राइट. सो नाउ द अनदर क्वेश्चन इज दिस, लाइक after doing a MBBS from Maulana Azad College, even for the PG you got into the Maulana Azad College, right? तो उसमें प्रिपरेशन और जम के करी थी कि इस कॉलेज छोड़ना नहीं है, मेरी यादें यहाँ से जुड़ी हैं, क्या रहा? नहीं, पीजी के लिए मतलब उन दिनों होता है, अगर आपने MBBS ढंग से पढ़ा है आपका सब्जेक्ट तो आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी. मतलब एग्जाम होता था, ऐसे हो जाता था? एंट्रेंस एग्जाम था, एग्जाम था. ऑल एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस एग्जाम होता था, हम लोग मिल के पढ़ते थे. 8 लोग? नहीं, अब तो बढ़ गए थे ना. अच्छा, बढ़ गए. तो वो लाइब्रेरी, हमारी एयर कंडीशन लाइब्रेरी बढ़ गई, सबके सब वहाँ शाम को इकट्ठे होते और वो एक दूसरे को बताते थे, पढ़ते थे. फिर कम्प्लेक्स होता था, यार इसको आंसर आता है, हमें क्यों नहीं आता. शाम को डिस्कशन होती थी. तो ये कम्प्लेक्स होता था यार. फिर लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, कुछ तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते थे. लोग ना बड़ा कॉमन है. हाँ, तो वो इम्प्रेस करने होते थे. कुछ दूसरों को डिप्रेस करने के लिए पूछे जाते थे. तो ये माहौल तो रहता था. बट देन उन दिनों की पढ़ाई जो थी ना, सब लोग मिल के कर रहे होते, एक दूसरे को पढ़ाते थे. एंड मेरे हिसाब से व्हेन यू स्टडी इन ग्रुप्स थिंग्स बिकम ईजियर. कि आप एक दूसरे, और वहाँ ज़रूरत होती है कि डोंट गेट कम्प्लेक्स्ड. अगर वो कोई आंसर बता रहा है, आपको नहीं पता, यू शुड फील लकी, यार मैंने एक नई चीज़ मुझे बिना पढ़े सीख ली, बिना पढ़े समझ में आ गई. या देयर हैज बीन ए क्लैरिटी विच यू थॉट कि ऐसे नहीं, उसने बताया तो उसके क्लैरिटी डिफरेंट तरीके से है. तो हम लोग को ये एडवांटेज होता था कि वो होता है. उन दिनों कोचिंग क्लासेस ये जो खुले हुए हैं सिस्टम, गौतम नगर वगैरह, हाँ सर, हाँ, जो पीजी एंट्रेंस कोर्सेज का है, उन दिनों ये सिस्टम नहीं थे. तो हम लोग अपने लेवल पे पढ़ते थे उन दिनों. ओके, दैट्स गुड. सर एक और बात बताइए, आपने 3 इयर्स का पीजी किया, उसके बाद अनदर 3 इयर्स और 6 ईयर, आई डोंट नो व्हाट वाज द MCA करी.
वो आपने जो किया वो आपने न्यूरो सर्जरी में किया। ये जो रास्ता रहा उस समय जो सीखा उसका रियल प्रैक्टिस में क्या फ़र्क पड़ा?